70-80 के दशक में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत व वर्सेटाइल एक्ट्रेस जिनका नाम सबसे ऊपर शामिल किया जाता था। अपने अभिनय कौशल से सबको प्रभावित करने वाली एक ऐसी अदाकारा जिनकी निजी जिंदगी हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। शुरुआती दिनों में अगली डकलिन जैसे नामों से बुलाई जाने वाली अदाकारा कैसे एक बड़ी एक्ट्रेस बनी और जिन्हें बॉलीवुड की लेडी अमिताभ करार दिया गया, जिन्होंने बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्मों की शुरुआत की थी और एक मजबूत एक्ट्रेस के रूप में उभरी और आज भी हिंदी सिनेमा में उनसे जुड़ी खबरें अखबारों में छपती रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि साउथ की दिग्गज अभिनेता की बेटी होने के बावजूद इन पर नाजायज होने का टैग लगा रहा? और क्या आप यकीन करेंगे कि 6 सुपरस्टार्स के साथ अफेयर, 2 शादियां व अपनी पर्सनल फीमेल सेक्रेटरी के साथ रिलेशनशिप की खबरों के कारण यह सबसे विवादित अभिनेत्री मानी गई। फिल्मों से लेकर राज्यसभा तक का सफर पूरा करने वाली रेखा की जिंदगी इतने रहस्यों से क्यों भरी रही और क्यों विधवा होने के बाद भी वह अपनी मांग में सिंदूर सजाती रही? जानेंगे बहुत कुछ। बने रहिए हमारे चैनल फिल्मी गॉसिप विद आरती के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की फीमेल सुपरस्टार रेखा की। अपनी जिंदगी में सैकड़ों उतार चढ़ाव देखने वाली रेखा हमेशा से एक मजबूत, जिंदा दिली इंसान रही हैं। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से कुछ जुड़े कुछ किस्से, जो उनकी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी व उनके खुद के इंटरव्यू पर आधारित है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। उनका पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। इनके पिता जेमिनी गणेशन तमिलनाडु के एक बड़े अभिनेता थे। वहीं इनकी मां पुष्पवल्ली भी तेलुगु अभिनेत्री थी। हालांकि उनके माता पिता की शादियां अलग अलग हुई थी, लेकिन 1947 में जब मिस मालिनी फिल्म के दौरान दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और इस रिश्ते से दोनों की एक बेटी हुई जिनका नाम भानु रेखा गणेशन रखा गया। जेमिनी गणेशन पुष्पवल्ली को अपनी पत्नी तो मानते थे, लेकिन अपना नाम नहीं देना चाहते थे, इसलिए भानु रेखा गणेशन हमेशा से एक नाजायज औलाद ही कहलाई। भानु रेखा गणेशन अपने पिता के प्यार व नाम को तरसती रहीं, लेकिन जेमिनी गणेशन ने भानु रेखा को कभी अपना नाम नहीं दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ पुष्पवल्ली को अब ज्यादा काम नहीं मिलता था, जिससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। इसलिए रेखा अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सकी और छोटी उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि माता पिता का प्रोफेशन होने के बावजूद रेखा का एक्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बुझे मन से इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। यह साल 1966 था, जब 12 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म रंगुला रतलाम में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया। फिल्म हिट रही, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी कम समय में ही जगह मिल गई थी। उन्हें हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक दिया कुलदीप पाल ने, जो कि अफ्रीका से आए थे और अपनी फिल्म अनजाना सफर के लिए एक नया चेहरा तलाश कर रहे थे। कास्टिंग के दौरान उन्होंने भानु रेखा गणेशन का अल्हड़पन बहुत पसंद आया और उन्होंने एक साथ 5 फिल्मों में साइन कर लिया। फिल्म की शूटिंग के लिए भानु रेखा मुंबई आ गईं। इस फिल्म में उनके अपोजिट हीरो थे विश्वजीत। फिल्म शुरू हुई। उनकी शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे भानु रेखा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जाने माने लेखक यासिर उस्मान की लिखी गई रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर राजा नवती ने विश्वजीत के साथ मिलकर एक किसिंग सीन की प्लानिंग की थी, जिसकी जानकारी रेखा को नहीं दी गई थी। जैसे ही सीन शुरू हुआ, विश्वजीत ने रेखा को बिना बताए उसकी मर्जी के खिलाफ किस किया और लगभग 5 मिनट तक स्मूच करते रहे। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर सीटियां व तालियां बजा रहे थे। वहीं रेखा की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। वह बहुत रोई और बाद में बेहोश तक हो गई थी। होश में आने पर रेखा खूब रोई, लेकिन कुछ ना कह सकी। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो विश्वजीत ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने वही किया जो डायरेक्टर ने उनसे करने को कहा था। उस समय यह खबर लाइव मैगजीन के फ्रंट पेज पर छाप दी गई
और नाम दिया गया सेक्सी किटन का। उस समय जाने माने जर्नलिस्ट भारत आए तो उन्होंने रेखा का इंटरव्यू लिया तो रेखा ने भी अपनी बात खुलकर रख दी। रेखा की उम्र उस समय 15 साल थी और उनके साथ यह सब करना कानूनी रूप से गलत था, इसलिए सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर पाबंदी लगा दी और लगभग 10 साल बाद कुछ जरूरी कट के साथ दो शिकारी के नाम से फिल्म रिलीज हुई। इसके बाद रेखा को मोहन सहगल ने फिल्म सावन भादो के लिए कास्ट किया और उनके अपोजिट थे नवीन निश्चल। नवीन निश्चल ने जब रेखा को देखा तो बोले, यह हीरोइन है, कहां से उठाकर लाए हो। लेकिन मोहन सहगल को खुद पर व रेखा पर पूरा विश्वास था। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म ने सिल्वर जुबली भी बनाई। फिल्म के दौरान ही दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया, लेकिन दिलफेक माने जाने वाले नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर भी चल रहा था और रेखा को जब इस बात की जानकारी हुई तो रेखा टूटे दिल के साथ उनसे अलग हो गई। हालांकि कुछ सालों बाद ही रेखा की फिल्म आई आस्था, जिसमें उन्होंने नवीन निश्चल के साथ ऐसे इंटीमेट सीन किए कि सभी हैरान हो गए थे। खैर, बात करते हैं उनकी अगली फिल्म की। साल 1971 में फिल्म आई एक बेचारा। फिल्म में उनके अपोजिट हीरो थे जितेंद्र। रेखा जितेंद्र के भोलेपन से व उनकी इज्जत से बात करने के तरीके से बड़ी इम्प्रेस हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां आने लगी। हालांकि उन दिनों जितेंद्र की एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी जो कि एक एयर होस्टेस थी। उसी का फायदा जितेंद्र ने अच्छे से उठाया और रेखा को डेट करने लगे। लेकिन जल्द ही रेखा को पता लग गया जितेंद्र के लिए रेखा बस टाइम पास थी, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्हीं से शादी करना चाहते थे। एक दिन रेखा ने एक रिपोर्टर के सामने जितेंद्र को सेखी बघाड़ते हुए सुन लिया कि रेखा तो मेरा बेस्ट टाइम पास है। उसके बाद वह भागकर मेकअप रूम चली गई और घंटों रोती रही। इसके बाद शूटिंग कैंसिल हो गई और जितेंद्र की जिंदगी से भी हमेशा के लिए चली गई। कई फिल्में साथ करने के बाद उनकी जिंदगी में एंट्री हुई विनोद मेहरा की। विनोद मेहरा पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे और तलाक भी हो चुका था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब उनकी जिंदगी में रेखा के सिवा कोई और नहीं था। विनोद मेहरा एक सच्चे आशिक की तरह रेखा को प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। वही रेखा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। वह भी अब रेखा मेहरा बनने के लिए बेताब थी और अपने पिता के सरनेम से छुटकारा पाना चाहती थी। प्यार में पड़ी रेखा शूटिंग लेट आती, कभी कभी बंक भी कर देती, जिसकी खबरें पत्रिकाओं में हमेशा गॉसिप कॉलम में अपनी जगह बनाए रखती। वह मीडिया में खुलकर बात करती और कई बार ऐसे बयान भी दिए जिससे उनकी छवि काफी खराब हो चुकी थी। विनोद मेहरा को उनका बेबाक रहना पसंद था, लेकिन उनकी माँ इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। रेखा की बातों को मीडिया मिर्च मसाला लगाकर छापती थी, जिस वजह से विनोद मेहरा की मां उन्हें कभी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। विनोद मेहरा ने अपनी मां को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी, जिसके बाद विनोद मेहरा ने रेखा से तुरंत शादी करने का प्लान बनाया और दोनों ने एक मंदिर में चुपचाप शादी रचा ली। जब वे रेखा को लेकर माँ के घर पहुंचे तो विनोद मेहरा की माँ ने रेखा को देखकर गुस्से में चीखना शुरू कर दिया और मारने के लिए चप्पल तक उठा ली थी। मामला ज्यादा बिगड़ता देख विनोद ने रेखा को कहा कि अभी तुम घर चली जाओ। यह सुनकर रेखा को सदमा सा लग गया था और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले वह कुछ कहती, विनोद मेहरा के घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे। वह कई महीनों तक उनका इंतजार करती रही और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश भी करती रही, लेकिन सब टूटकर बिखर चुका था। रेखा बस रोती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा दिया और कई हिट फिल्में की। रेखा पर्दे पर तो कमाल कर रही थीं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी परेशानियों और तन्हाइयों से भरी रहती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात जीवन के बेटे किरण कुमार से हुई। उनके अफेयर्स की खबरें भी सुर्खियां बटोरने लगी थी। रेखा को जल्द ही समझ आ गया कि किरण भी उनके साथ सीरियस नहीं है और उन्होंने यह रिश्ता भी खत्म कर लिया। उन्हें हमेशा से एक ऐसे जीवन साथी की तलाश थी जो उनसे प्यार करे और हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन रेखा को भी अपनी माँ की तरह ही हमेशा धोखे का शिकार होना पड़ा था। इसके बाद तो रेखा का विश्वास हर रिश्ते से उठ ही गया था। शादी और प्यार को लेकर उनका नजरिया भी पूरी तरह बदल गया था। साल 1971 में निर्देशक दुलाल गुहा ने एक अलग फिल्म बनाने की सोची, जिसमें मुख्य भूमिका में रेखा और उनके अपोजिट हीरो थे अमिताभ बच्चन।
अमिताभ बच्चन उन दिनों अपने अनुशासन के लिए बहुत चर्चित थे, वहीं रेखा बेपरवाह थी। अमिताभ बच्चन समय पर शूटिंग आते, बड़ी शिद्दत के साथ अपनी लाइनें पढ़ते और शूटिंग खत्म होते होते सीधे घर चले जाते। अमिताभ बच्चन का अपने काम के प्रति इतना समर्पण, इन सब बातों ने रेखा का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे रेखा ने भी अपने अंदर बदलाव लाने शुरू कर दिए। वह भी अपने काम के प्रति ईमानदार हो गई थी। वह सुबह 6 बजे सेट पर पहुंच जाती, निर्देशक से लाइनें सीखती और बड़ी शिद्दत के साथ अमिताभ बच्चन की हर बात फॉलो करती थी। इसका असर भी दिखने लगा था। अब उन्हें फिल्मों में सीरियस किरदार मिलने लगे थे। साल 1976 में दो अनजाने जब रिलीज हुई तो क्रिटिक्स ने उनके किरदार की तारीफ की। पहली बार उनके ग्लैमर को ना देखकर उनकी एक्टिंग की तारीफ की गई थी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन सब का श्रेय अमिताभ बच्चन को दिया, लेकिन अमिताभ ने कभी इस बात पर कुछ नहीं कहा। वह अमिताभ बच्चन के साथ ज्यादा से ज्यादा फिल्में करना चाहती थी ताकि वह अमिताभ के करीब रह सकें। धीरे धीरे रेखा और अमिताभ बच्चन की कहानी अखबारों में भी छपने लगी। रेखा हमेशा खुश होती, लेकिन अमिताभ बच्चन हमेशा चुप्पी बनाकर रखते थे। लेकिन जब जया बच्चन को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जया बहादुरी से एक वादा किया था कि वह उनका हक किसी को नहीं देंगे। तेरे बिना भी क्या जीना। रेखा और अमिताभ बच्चन में लगभग दर्जन भर फिल्में एक साथ की और पर्दे पर दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। लेकिन रियल लाइफ में कई बार रेखा पर अमिताभ बच्चन की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए गए, लेकिन शायद रेखा को अब किसी बात का फर्क नहीं पड़ता था। कहीं ना कहीं जया बच्चन इस बात से दुखी थी, खासकर जब ऋषि कपूर व नीतू कपूर की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची थी। वहीं वहां पर अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी भी मौजूद थे। रेखा को देखकर यह खबर फैल गई कि दोनों ने शादी कर ली है। बस फिर क्या था, जया की आंखों में आंसुओं का सैलाब उतर गया। रेखा ये सब देखकर पार्टी से निकल गईं। स्टार डस्ट मैगजीन के अनुसार जब अमिताभ बच्चन शूटिंग के सिलसिले से बाहर गए हुए थे तब जया ने रेखा को डिनर पर बुलाया था। रेखा डरते डरते जया से मिलने पहुंची। रेखा ने सोचा कि शायद जया भादुड़ी अपनी भड़ास निकालेंगी, लेकिन उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें डिनर कराया और बातें भी की। लेकिन जब रेखा घर लौट रही थी तब जया ने एक ही बात बोली, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे रेखा घर लौट आई। इस बात से रेखा यह तो समझ गई थी कि उनके रिश्ते का कोई नाम नहीं है। इसी बीच यश चोपड़ा ने एक ऐसी फिल्म का ऐलान किया जिसने सिने जगत में तहलका मचा दिया था। फिल्म थी सिलसिला। यह फिल्म रेखा, अमिताभ बच्चन व जया बच्चन की लव ट्रायंगल पर आधारित थी। जाहिर है यश चोपड़ा के लिए तीनों को एक साथ काम करने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल हुआ होगा। फिल्म रिलीज हुई लेकिन लोगों से उस समय अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन बाद में सिलसिला को क्लासिकल कैटेगरी में रखा गया था। बताते हैं कि शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन व जया बच्चन रेखा से बात तक नहीं करते थे। इसी बीच अमिताभ बच्चन के साथ कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसा हो गया और अमिताभ बच्चन को गहरी चोट आई थी। वह कोमा में जाते जाते बचे थे। जब रेखा को यह बात पता चली तो वह खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन जया भादुड़ी ने रेखा को अमिताभ बच्चन से मिलने तक नहीं दिया था और रेखा दुखी मन से घर लौट आई। जिमी शेरगिल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उस दिन मुझे मौत मंजूर थी लेकिन बेबसी का घूंट नहीं। उस दिन से दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। उन दिनों रेखा का कैरियर ऊंचाइयों पर था और रेखा लीक से हटकर महिला प्रधान जैसी फिल्में कर रही थी और अपनी जिंदगी अकेले ही जी रही थी। शायद अब जीवन साथी की तलाश भी खत्म हो गई थी। लेकिन एक मैगजीन में छपी संजय दत्त व रेखा की शादी की खबरों ने फिर से तहलका मचा दिया। नरगिस दत्त ने तो रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक बुलाया था। तब संजय दत्त खुद सामने आए और उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। साल 1991 में उनके दोस्त ने एक पार्टी के दौरान रेखा की मुलाकात मुकेश अग्रवाल से कराई। मुकेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन थे और रेखा के बहुत बड़े फैन थे।
जब उन्होंने रेखा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो पहले तो रेखा ने कई बार मना किया, लेकिन मुकेश अग्रवाल हमेशा उनसे सेट पर मिलने पहुंच जाया करते थे और घंटों इंतजार करते रहते। अपने प्रति प्यार व समर्पण देख रेखा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी और अब रेखा को अपना सपना पूरा होता नजर आ रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के शिकार थे और कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके थे। कुछ दिनों तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर मुकेश अग्रवाल अपना काम धाम छोड़कर शूटिंग में पहुंच जाते, रेखा से इंडस्ट्री के लोगों से मिलवाने की बात करते। धीरे धीरे रेखा को मुकेश अग्रवाल की सच्चाई नजर आने लगी। रेखा से शादी सिर्फ नाम और बॉलीवुड में जान पहचान बनाने के लिए की गई थी। रेखा को फिर से एक बड़ा झटका मिला। रेखा मुंबई आ गई और उन्होंने दिल्ली आना जाना भी कम कर दिया था। रेखा ने सोचा कि दूरियां बढ़ने पर शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुकेश अग्रवाल घंटों फोन करते रहते और जबरदस्ती मिलने की कोशिश भी करते रहते। अब रेखा ने मुकेश अग्रवाल का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का मन बना लिया। 1920 को एक ऐसी खबर आई जिसने रेखा की जिंदगी में फिर से तूफान ला दिया था। दरअसल मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाकर जान दे दी थी। उस समय रेखा एक एड शूट के लिए लंदन गई हुई थी। जब वे वापस आई तो लोगों ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्हें चुड़ैल, डायन आदि कई नामों से बुलाया जाने लगा। इसके बाद रेखा ने अपने आप को कई दिनों तक कमरे में बंद कर रखा। पति के जाने का गम और दुनिया के ताने, वह समय उनके लिए बहुत दुख से भरा था। लोगों ने मुकेश की मौत का इल्जाम रेखा के सेक्रेटरी फरजाना पर भी लगाया। फरजाना रेखा के साथ साय की तरह रहती थी। फेमस जर्नलिस्ट मोहन देव ने अपनी किताब में रेखा व फरजाना के बीच संबंध होने का दावा भी किया था। बताते हैं कि रेखा का बंगला रहस्यों से भरा है और उसके अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं थी सिवाय फरजाना के। खैर, इस रिश्ते का सच क्या है यह दावे से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन समय सारे घाव को पूरा कर देता है। यही रेखा के साथ भी हुआ। समय के साथ लोग भी वह हादसा भूल गए और रेखा ने बॉलीवुड में कुछ एक्शन फिल्मों के साथ वापसी की, जो कि फूल बने अंगारों के नाम से रिलीज हुई। फिल्म बड़ी हिट हुई। रेखा को यह डर था कि शायद उन्हें पहले की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने फिल्म के प्रीमियर पर दिल खोल कर रेखा का स्वागत किया। फिल्म हिट रही और रेखा ने लोगों के दिलों में फिर से अपनी जगह बना ली थी। रेखा को फिल्मों में नए एक्सपेरिमेंट के लिए भी जाना जाता है। इसी के चलते उन्होंने फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी साइन किया, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार व रवीना टंडन भी काम कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने मिस माया का किरदार निभाया था, जो कि आगे चलकर बहुत पॉपुलर हुआ। वहीं उनका नाम अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा जाने लगा। उस समय अक्षय कुमार रवीना टंडन को डेट कर रहे थे, लेकिन एक दिन मीडिया में रवीना टंडन ने अपनी भड़ास निकाली और रेखा पर अक्षय कुमार के फंसाने का आरोप लगाया। इसके बाद रेखा और अक्षय अलग हो गए, लेकिन अक्षय कुमार और रवीना टंडन का भी ब्रेकअप हो गया। रेखा ने अपने 50 सालों के कैरियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनके लिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को अपने नाम किया। इसके अलावा रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया। साल 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म श्री से नवाजा गया। यह राज्यसभा की सदस्य भी रही है। जिंदगी में हजारों उतार चढ़ाव के बावजूद रेखा अपनी जिंदगी अपनी शर्तों के हिसाब से जी रही हैं। हालांकि उनके प्यार की तलाश हमेशा से अधूरी रह गई, चाहे वह प्यार पिता का हो, पति का हो या प्रेमी का। हिंदी सिनेमा में जब भी दमदार अभिनय व खूबसूरती की चर्चा होगी, रेखा का नाम सबसे ऊपर शामिल किया जाएगा। आज की बायोग्राफी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे।